बढ़िया होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। और आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल लेकर आए हैं और उस पहल का नाम है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो हमारे जीएस फर्स्ट पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे ज़िंदगी में महान पुरुषों के विचार, सिद्धांत जानने के मौके मिलेंगे, हमें अपने जीवन में उन्हें उतारने के भी मौके मिलेंगे। तो आज हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण महापुरुष की कहानी और जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से जान रहे हैं। ये देख रहे हैं नेताजी की फोटो, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हमारे सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी हाँ, आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, जो जिनका जन्म 1897 में हुआ था। ये 18 जो शुरू में होता है वो वर्ण को इंडिकेट करता है और बी से होता है BORN, वर्ण मतलब जन्म लेना। और ये 1945 इंडिकेट करता है इनके डेथ से यानी निधन से। तो डी से डेथ होता है और DEATH डेथ मतलब मृत्यु होती है। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में विस्तृत से जानेंगे और आगे देखते हैं हम। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1897 से लेकर 1945 तक सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारों के स्वाधीनता संग्राम को बहुत ही विशाल रूप में प्रभावित किया और वह उड़ीसा के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 को पैदा हुए थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था यहाँ पर उड़ीसा के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 को। और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए, देखिए वो भी अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए इंग्लैंड से भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। बहुत से महापुरुष या बहुत से पर्सनालिटी ऐसे हैं जिन्होंने ICS, उस टाइम के सिविल सेवा को ICS कहा जाता था, वो इंग्लैंड में होती थी और उनको क्वालिफाई करके भारत में आए। तो वो भी हमारे सुभाष चंद्र बोस भी उन्हीं लोगों में से एक थे और उन्होंने इंग्लैंड से भारतीय सिविल परीक्षा पास की और ICS अधिकारी यानी प्रशासनिक अधिकारी बनकर भारत आए। लेकिन परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें प्रशासन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और भारत वापस आकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज के हम गुलाम थे और यहाँ पर गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। तो उन्होंने प्रशासन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उसके बाद वह कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य बन गए। सक्रिय सदस्य बन गए। इसके बाद वह 1924 में कलकत्ता महानगर पालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस स्वयंसेवकों से संपर्क के दौरान साम्यवाद के प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। देखिए यहाँ पर सबसे विशिष्ट बात है, एक समाजवाद होता है, एक समाजवाद होता है और एक ये साम्यवाद होता है। दोनों में भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? शायद आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो MN राय थे। और दो चीज़ों से, एक समाजवाद एक साम्यवाद, उनके ऊपर विशेष रूप से पड़ा, जिसके
और यहाँ से हम देखते हैं उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मांग के अंतर्गत संघर्ष तेज करने का एक आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया कि द्वितीय विश्व चल रहा था तो हम स्वाधीनता संग्राम की मांग करेंगे, जिससे हमारी अंग्रेज सरकार इस मांग को पूरा करेगी। कांग्रेस एवं उनके राजनीतिक विचारों में भिन्नता के फलस्वरूप 1939 में उन्होंने कांग्रेस को अपना त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के लोग चाहते थे, कांग्रेस में नरमवादी गरमवादी दो दल होते हैं और जिन्हें हम जब आगे विस्तृत से पढ़ेंगे तो जानेंगे इसके बारे में। कांग्रेस एवं उनके राजनीतिक विचारों में विभिन्नता के फलस्वरूप 1939 में उन्होंने कांग्रेस को अपना त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक एवं किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो उन्होंने किसकी स्थापना की? एक फॉरवर्ड ब्लॉक और एक किसान सभा की। याद रखिएगा और क्योंकि एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और 1939 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। इसके बाद स्थापना के बाद 1941 में उन्होंने भारत छोड़ दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सबसे पहले 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की, फिर 1941 में भारत छोड़ दिया ताकि स्वतंत्रता उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ताकि स्वाधीनता संग्राम संबंधी अपनी क्रांतिकारी योजना को विश्व स्तर पर मूर्तिमान कर सके। और इस संबंध में उन्होंने सोवियत यूनियन की मदद के बाद हिटलर से संपर्क किया। हिटलर से भी मिले थे। सोवियत यूनियन उस टाइम रशिया और उसके आसपास के कुछ कंट्री को मिलाकर बना होता था, उनसे संपर्क किया। फिर 1943 में उन्हें आज़ाद हिंद का अध्यक्ष बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से किया था। और गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज को 1942 में। और कौन किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से, यानी मिलकर, दो आदमी जब मिलकर करता है ना, 1+1 ऐसे करके मिलकर क्या बना? संयुक्त रूप से 1 और 1 मिलकर क्या बना? तो 2। उसी तरह से कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा, मलाया, सिंगापुर आदि के भारतीय युद्ध कैदियों की, जिनकी संख्या 60,000 से भी अधिक थी, आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया। उस टाइम तो सभी लोग देश में फंसे हुए थे, तो विदेश में भारतीय सैनिक कहाँ से आए? जो भारतीय युद्ध कैदियों को, मतलब जो भारत से बाहर युद्ध करने के लिए किसी देश से गए थे तो उन कैदी बना लिए गए थे, तो उनकी संख्या 60,000 थी और उन सभी को उन्होंने अपनी सेना में भर्ती कर लिया। और इस फौज का मुख्य उद्देश्य था कि हथियार के बल पर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप देकर भारत को किसी भी सूरत में आज़ाद कराया जाए। और उनके प्रसिद्ध नारे थे दिल्ली चलो और जय हिंद। उन्होंने 2 नारा दिया, एक दिल्ली चलो का और दूसरा जय हिंद का। और अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 19 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया और उसका मुख्यालय सिंगापुर के साथ साथ रंगून में भी बनाया गया। और इस सरकार को धुरी राष्ट्रों ने मान्यता प्राप्त कर दी। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, 2 राष्ट्र थे जो विश्व युद्ध के दौरान, 2 राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, इंग्लैंड ये सब थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी था। तो धुरी राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान कर दी थी। और आज़ाद हिंद फौज अपने प्रारंभिक दौर से ही सफलतापूर्वक गतिशील रही और इसकी अद्वितीय उपलब्धता रही कि इसके अंतर्गत सभी जातियों एवं धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने सेना में भर्ती किया तो उस समय जाति प्रथा थी, तुम ब्राह्मण हो तो तुम छोटे जात से हो, तुम महार हो, इस तरह से। लेकिन उनकी सेना में इस तरह की कोई भिन्नता नहीं थी। उन्होंने सेना की मदद से लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सुभाष चंद्र बोस का देहांत 1945 में एक विमान दुर्घटना में हो गया
और ये आज तक एक रहस्य ही है जिन्हें कोई सुलझा भी नहीं सका। ऐसे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।